नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज से मैं बायोलॉजी की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। आज हम लोग टैक्सोनॉमी को देखेंगे, जिसमें ऑर्गेनिजम्स को अलग-अलग डिविजन्स में रखा जाता है। यदि हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें मित्रों, तो सबसे पहले हम लोग ये पाते हैं कि जो एवोल्यूशन ऑफ लाइफ है, मतलब जो जीवन का प्रारंभ हुआ था, एवोल्यूशन हुआ था, वो लगभग 380 करोड़ साल पहले हुआ था। और इसका प्रारंभ जो है एक समुद्र से हुआ था, न कि लैंड से, पानी से, वाटर से जीवन का प्रारंभ हुआ था। इन द फॉर्म ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म सबसे पहले धरती पर आए वह जल में आए, पानी में आए, समुद्र में आए हम कह सकते हैं। और उनका जो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर था, सेल स्ट्रक्चर था, वो सिंगल सेल थे। सिंगल सेल एक कोशिकीय जीव थे जो कि इस धरती पर आए थे। और एवोल्यूशन कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि एवोल्यूशन मीन्स स्लो एंड ग्रेजुअल चेंज। जो भी धीरे धीरे चेंजेज होते हैं, जहाँ पर उसको हम एवोल्यूशन कह सकते हैं। और उस समय, जिस समय क्रिएशन ऑफ लाइफ हुआ था, मतलब जीवन का उद्भव हुआ था, उस समय हमारी धरती पर ऑक्सीजन नहीं था। ऑक्सीजन उस समय नहीं हुआ करता था। ये हमारा थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि जीवों की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी और कितने साल पहले हुई थी ना। अब हम लोग टैक्सोनॉमी देखते हैं, जिसके बारे में हम लोग जिक्र कर रहे हैं। टैक्सोनॉमी का एक सिंपल शब्द में यदि हम समझें तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को ही टैक्सोनॉमी कहते हैं। मतलब ऑर्गेनिजम्स को, मतलब जीवों को किस तरीके से अलग अलग ग्रुप्स में, ऑर्डर्स में, फैमिली में डिवाइड करना चाहिए, इसी को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। एक टैक्सोनॉमिस्ट जो होता है वो एक बायोलॉजिस्ट होता है, जो कि जीवों को उनको ग्रुप्स में कैटेगराइज करता है, अलग अलग ग्रुप में रखता है। यदि हम टैक्सोनॉमी के साइंटिफिक क्राइटेरिया को देखें तो उसमें किंगडम सबसे पहले आता है कि कहाँ पर किस किंगडम में है। उसके बाद फाइलम आता है, जिसे हम डिवीजन कहते हैं। हायरार्की है, ये एक तरीके का क्लास हो गया। ऑर्डर, उसके बाद ऑर्डर होता है, उसके बाद फैमिली, जीनस एंड स्पेसीज। यदि हम इसको एक उदाहरण के से समझने की कोशिश करें तो हम देखते हैं एनिमल एक किंगडम है। एनिमल इज एन किंगडम। एनिमल इज एन किंगडम, ओके। एंड इस एनिमल किंगडम में जीनस की बात करें तो होमो एक जीनस है, और इसमें होमोसेपियंस होमोसेपियंस जो कि ह्यूमन बीइंग होते हैं। ह्यूमन बीइंग को बताता है, यानी कि मनुष्य जो होते हैं वो होमोसेपियंस हैं, एंड दे बिलोंग टू द किंगडम एनिमल। तो इस तरीके से मनुष्यों को भी क्लासिफाई किया गया है, ओके। और यदि हम यह देखें कि सबसे पहले किसने प्रारंभ किया था इस क्लासिफिकेशन, तो इस बात को प्रपोज करने वाले सबसे पहले एरिस्टोटल थे। इन्होंने यह विचार रखा कि हमें ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने की आवश्यकता है, इसलिए इनको हम फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं और फादर ऑफ बायोलॉजी भी। याद रखिएगा, जूलॉजी एंड बायोलॉजी। जूलॉजी में हम लोग जीव विज्ञान देखते हैं, जैसे एनिमल्स वगैरह के बारे में देखते हैं कि उनका क्या स्ट्रक्चर है, क्या नहीं है, उनके बारे में पूरी अध्ययन रहती है। एंड फादर ऑफ बायोलॉजी, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, अरिस्टोटल को जूलॉजी का फादर एंड बायोलॉजी का फादर दोनों का कहा जाता है। नाउ, अब उन्होंने ग्रुपिंग कैसे किया था, कैसे जीवों को बांटा, तो उन्होंने सबसे पहले इसको दो भाग में बांटा था। पहला जो उनका भाग था, पहला जो ग्रुप था, उसमें उन्होंने प्लांट्स को रखे, और दूसरा ग्रुप जो था उसमें उन्होंने एनिमल्स को रखा। और ये जो डिवीजन था उसका आधार उन्होंने बनाया था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स कहने का मतलब ये है मित्रों, जिसमें शेप, साइज, स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स के आधार पे किस तरीके का उनका साइज है, क्या शेप है, क्या स्ट्रक्चर है, इस आधार पे यदि हम कोई क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसको मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के आधार पे क्लासिफिकेशन कह सकते हैं। तो अरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन जो किया था वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे आधारित था। नेक्स्ट अब देखते हैं, नेक्स्ट में यह है कि बाद में आते हैं लीनियस। लीनियस भी क्या होता है, प्रयास करते हैं ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करने का। तो इन्होंने भी उसी तरीके से डिवीजन किया जिस तरीके से एरिस्टोटल ने
किंगडम, अलग अलग किंगडम में, मतलब 2 किंगडम में क्लासिफिकेशन किया था, प्लांट और एनिमल में। इन्होंने भी क्या होता है, किंगडम्स को, ऑर्गेनिज्म को 2 भाग में डिवाइड करने की कोशिश किया, 2 ग्रुप में बना रखने की कोशिश किया। पहला प्लांटिया था एंड दूसरा एनिमल था। इसको इन्होंने अपनी एक किताब सिस्टमा नेचरे में लिखा हुआ है कि इन्होंने किस तरीके से डिवीजन किया था, इसलिए इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। लेकिन इनके इस डिवीजन में भी बहुत सारी कमियां थी। ये कमियों में ये था कि ये इस बात को डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे थे कि कुछ जीव जो होते हैं, जैसे जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स हैं, यूनिसेलुलर हैं या फिर मल्टीसेलुलर हैं, इस तरीके के जो ऑर्गेनिज्म्स हैं इनको किस तरीके से डिवाइड किया जाए, इनको कहाँ पर रखा जाए, यह काम ये नहीं कर पाए थे। इस डिवीजन में इन लोगों को स्थान कहाँ पर दिया जाए, इसमें यह फेल हो गए थे। अब यदि प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में, वैसे तो हमें सेल चैप्टर में अलग से विस्तार में देखना है, बट यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि आगे भी इनका यूज पड़ेगा। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो सबसे पहले सेल है, साइंटिस्ट का ये मानना है, वैज्ञानिकों का यह मानना है कि जो सबसे एवोल्यूशन में जो सबसे पहला सेल बने थे वो प्रोकैरियोटिक टाइप के सेल थे, यानी कि प्रो यहाँ देखिए लगा हुआ है, सब प्रोकैरियोटिक सेल थे। और बाद में प्रोकैरियोटिक सेल ही फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल में बने हुए थे। खैर, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल थे इनका साइज जो था इन सेल का वो स्मॉल हुआ करता था, ये छोटे सेल हुआ करते थे। वहीं पर यदि यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो ये ज़्यादातर क्या होता है, बड़े सेल हुआ करते थे एज कंपेयर्ड टू प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में सबसे बड़ा जो डिफरेंस ये होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता। अब जैसे हम एक ये टिपिकल सेल ले लें और सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है यहाँ पर, तो प्रोकैरियोटिक सेल में ये न्यूक्लियस नहीं हुआ करता था, बट जबकि यूकैरियोटिक सेल में हम न्यूक्लियस को पाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में जैसे सेल ऑर्गेनल्स हैं, जैसे माइक्रोकोन्डिया हो या फिर लाइसोसोम हो या फिर गोल्जी बॉडी हो, ये सब भी नहीं होते हैं, परंतु यूकैरियोटिक सेल में ये सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। अब यदि हम सेल ऑर्गेनल्स को देखें, सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, तो एक एग्जांपल के तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए ये एक एनिमल है, ह्यूमन बीइंग है, तो इस ह्यूमन बीइंग में अलग अलग फंक्शन होता है, एक ब्रेन हो गया, एक हार्ट हो गया, एक लिवर हो गया, एक किडनी हो गया, लंग्स हो गया। तो ये सब जो है अलग अलग पार्ट्स हैं बॉडी के, और इनका अपना एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है जो कि ये हमारे लिए परफॉर्म करते हैं। हार्ट का काम है कि ब्लड को प्यूरिफाई करना, लंग्स का काम है कि ऑक्सीजन को लेना, किडनी का काम है बॉडी के फ्लूइड को फिल्टर करना। उसी प्रकार से जैसे हमारे पास ये सारी चीज होते हैं जो कि एक स्पेशलाइज्ड ढंग से काम करते हैं, उसी प्रकार से सेल के पास भी अपने इनके छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं सेल के अंदर, जो कि एक सेल के लिए काम करते हैं। उनका अपना एक अलग फंक्शन होता है जिसको हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। इसको हम लोग बाद में डीपली पढ़ेंगे सेल वाले पार्ट में, बट अभी हम बस इतना समझ लेते हैं सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं। यदि हम सबसे छोटे प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो है माइकोप्लाज्मा, जो कि एक बैक्टीरिया है, और इसे हम जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहते हैं। यूकैरियोटिक सेल में जो बिगेस्ट सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म है उसको एसिटाबुलेरिया भी कहते हैं। अब वही है ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, ऑर्गेनल्स को मैंने यहाँ लिख दिया है। ऑर्गेनल्स स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जैसे कि हमारा लंग्स हो गया, किडनी हो गया, ये स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हैं हमारे। और ये ऑर्गेनल्स जो है सेल के छोटे मोटे अपने ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि अलग अलग सेल के अंदर अपना जॉब को परफॉर्म करते हैं। आगे हम चलते हैं तो ये पाते हैं कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया था, और इस 3 किंगडम क्लासिफिकेशन को देने वाले पर्सन थे अर्नेस्ट हैकेल, जिन्होंने यह बताया कि हम ऑर्गेनिज्म्स को 3 पार्ट में रख सकते हैं। पहला है एनिमल, दूसरा प्लांट एंड तीसरा प्रोटिस्टा। इन्होंने प्रोटिस्टा जो ये तीसरा वाला था इसको इन्होंने ऐड करने का काम किया था। नाउ द मोस्ट फेमस वन जो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होता है,
ये सबसे ज़्यादा फेमस है। इसको देने वाले जो थे वो रॉबर्ट विटकर थे, या फिर इनको हम ये कह सकते हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के जनक कह सकते हैं। इन्होंने ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था। अब हमने पहले देखा जैसे अरिस्टोटल थे, उनका जो क्लासिफिकेशन का बेसिस था वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स था, जिसमें उन्होंने साइज को देखा, शेप को देखा, स्ट्रक्चर को देखा, वो एनिमल रहे हों या फिर प्लांट रहे हों, उस आधार पर उन्होंने डिवीजन किया था। बट यहाँ पर जो रॉबर्ट विटकर थे, इन्होंने अलग ढंग से क्लासिफाई किया था। उन्होंने किया क्या था, रॉबर्ट विटकर ने, इन्होंने सेल स्ट्रक्चर को काउंट किया। सेल स्ट्रक्चर कैसा है, थैलस ऑर्गेनिजम्स हैं या नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है। थैलस ऑर्गेनाइजेशन कहने का तात्पर्य है मित्रों, ऐसा कोई मान लीजिए पौधा हम ले लिए जिसके बारे में हम यह नहीं बता सकते कि इसका स्टेम है, ये इसके रूट्स हैं, ये इसके लीव्स हैं, उसको थैलस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। नाउ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो इन्होंने किया, तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। पहला है मोनेरा, फिर पोटेस्टा, फिर फंगी, फिर प्लांट एंड एनिमिलिया, प्लांटिया एंड एनिमिलिया। अब ये जो दोनों हैं प्लांटिया एंड एनिमिलिया, इसके बारे में हम लोग को विस्तार से पढ़ना है, इसलिए इस यूनिट में इसके बारे में बस हम इंट्रोडक्टरी देखेंगे। बट इन तीनों के बारे में हम लोग अच्छे से देखते हैं क्या है। फर्स्ट आता है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के अंतर्गत वो सारे जीव जो माइक्रोस्कोपिक है हम उनको रखते हैं। मोस्टली जो किंगडम मोनेरा में जीव आते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। दे ऑल आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब ये है मित्रों, न्यूक्लियस नहीं होगा, सेल ऑर्गेनल्स नहीं होंगे, यानी कि जो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सेल के लिए फंक्शन करते हैं वो सब नहीं होंगे। तो इसका एक एग्जांपल है बैक्टीरिया, फिर साइनोबैक्टीरिया जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं, जो कि ऑलमोस्ट हर एक टाइप के वाटर में पाए जाते हैं। फिर आर्कियोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा, ये सारे इसके एग्जांपल हैं। यदि हम साइनोबैक्टीरिया देखें तो इसके पास सेल वॉल होता है, बट माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होता है। ओके, ये बहुत ज़्यादा एमेंडेंट अमाउंट में पाए जाते हैं और एक्सट्रीम हैबिटाट्स में भी मिलेंगे। मतलब कहने का है कि बहुत ठंडी जगह पर भी मिल सकते हैं और बहुत गर्म जगह पर भी मिल सकते हैं। इनका हैबिटाट रेंज जो है वो बहुत ही वाइड होता है। यदि हम ये माने कि बहुत कोई कोल्ड जगह है, बहुत गर्म जगह है, तो ये दोनों जगह पाए जा सकते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका है ऑटोट्रोपिक, यानी कि खुद से खाना बना सकते हैं ये। हेट्रोट्रोपिक यानी गेटिंग इट फ्रॉम द इन्वायरमेंट, यानी कि बाहरी इन्वायरमेंट से अपना खाना बना रहे हैं या फिर वहाँ से पा रहे हैं। पैरासाइटिक जो कि दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स पे। तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन तीनों हो सकता है, यानी कि यदि कोई बैक्टीरिया है तो ऑटोट्रोपिक भी हो रहा है, हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी उसमें हो रहा है, एंड पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हो रहा है। बट इसका की फीचर्स के लिए हम बात करें तो ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इसके अंदर ही आते हैं। यदि मोनेरा की बात करें तो इसमें इसका की फीचर है कि इट इंक्लूड्स ऑल द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक के बारे में मैंने बता दिया है, उन ऑर्गेनिज्म्स को इस मोनेरा भाग में रखा जाता है। नेक्स्ट किंगडम जो होता है मित्रों वो है प्रोटिस्टा। इसमें सिंगल सेल यूकैरियोट्स आते हैं, इसको हम यहाँ पर रखते हैं प्रोटिस्टा के अंतर्गत। सिंगल सेल आप जान ही रहे हैं, यूकैरियोट्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास न्यूक्लियस हो प्लस सेल ऑर्गेनल्स भी इसके पास मौजूद रहता है। ऐसे जीवों को हम प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखते हैं। ये जो है प्राइमरली एक्वेटिक होते हैं, जलीय जीव होते हैं, जल में ज़्यादा पाए जाते हैं और ये एक जगह से दूसरे जगह पर सीलिया की मदद से चलते हैं। इनको यदि एक जगह से दूसरे जगह पर जाना हुआ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो ये सीलिया का उपयोग कर कर आगे जाते हैं। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक भी हो सकता है, पैरासाइटिक भी हो सकता है एंड प्रोफाइटिक भी होता है। ऑटोट्रोपिक के बारे में तो आप जानते ही हैं, खुद से खाना बना सकते हैं। पैरासाइटिक कहने का मतलब है मित्रों कि ये अपने होस्ट ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं, दूसरे के बॉडी पर ये ऐसे चिपके हुए रहेंगे और वहाँ से ही ये खाना अपना प्राप्त करते हैं। फॉर देयर दे आर डिपेंड अपॉन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर न्यूट्रिशन एंड एनर्जी, दे आर द पैरासाइटिक। एंड सेप्रोफाइटिक वो हो गया
जो कि मरे हुए जीवों पर या फिर जो जीव ऐसे होते हैं जो सड़ गल रहे हैं उनके ऊपर ये अपना क्या होता है भोजन वहाँ से प्राप्त करते हैं, उनको सेप्रोफाइट्स कहते हैं। तो प्रोटिस्टा के अंदर ये तीनों होता है, ऑटोट्रॉफ, पैरासाइटिक एंड सेप्रोफाइटिक। इसके एग्जाम्पल्स है डाइटम्स, प्रोटोजोअन्स, यूग्लिना। अब ये जो यूग्लिना है इसके पास दो तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। पहला हेट्रोट्रॉपिक भी ये हो सकते हैं एंड दूसरा ऑटोट्रॉपिक, मतलब खुद से भी खाना बना सकते हैं। एंड फॉर देयर फूड एंड एनर्जी दे आर डिपेंडेंट ऑन द अदर प्लांट्स और एनिमल्स, दूसरे प्लांट या फिर एनिमल्स पे ये डिपेंड रहते हैं। और यूग्लिना खुद से भी खाना बना सकता है और दूसरे के ऊपर भी निर्भर रह सकता है, इसलिए इसको प्लांट एंड एनिमल के बीच में रखा गया है। दे आर कंसिडर्ड एज द लिंकेज बिटवीन प्लांट एंड एनिमल just because they have two mode of nutrition, that is autotrophic and second one is heterotropic। इनके यदि रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। एसेक्सुअली कहने का मतलब है मित्रों कि ये जो प्रोडक्शन रिप्रोड्यूस होंगे तो विदाउट फर्टिलाइजेशन के रिप्रोड्यूस होंगे एंड इसमें यूनिपेरेंटल होंगे, मतलब केवल एक ही माता होंगे या फिर पिता होंगे, जो भी हम कहना चाहें। तो इसमें एक पेरेंट होगा, प्लस दूसरी बात है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन के ये रिप्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पर नीचे केवल ऊपर के डेफिनेशंस को मैंने लिखा है। हेटेरोट्रॉप्स वो होते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिम्स को खा के, या फिर प्लांट हो या फिर एनिमल हो, उनको खा के अपना एनर्जी और न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। पैरासाइट जो हो गए होस्ट ऑर्गेनिम्स पे डिपेंड करते हैं। एंड सेप्रोफाइटिक वो ऑर्गेनिम्स हो गए हैं जो कि डेड या फिर डिकेइंग या फिर सड़ गल रहा हो कोई ऑर्गेनिक मैटर, तो उसके ऊपर वो लोग अपना फूड लेते हैं, वहाँ से फूड लेते हैं ऑर्गेनिक मैटर से। नेक्स्ट किंगडम की बात करें तो वो किंगडम आता है फंगाई, जिसको हम फंगस भी कहते हैं। तो इसमें सारे नॉन ग्रीन प्लांट्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल यदि हम यहाँ पर देखें तो कुकुरमुत्ता ये नॉन ग्रीन प्लांट है। ओके, तो इसके अंतर्गत क्या होता है, हम लोग नॉन ग्रीन प्लांट्स को रखते हैं। हेट्रोट्रॉपिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यहाँ दीज आर द हेट्रोट्रॉपिक एंड यूकैरियोटिक। हेट्रोट्रॉपिक कहने का मतलब है कि एक तो ये दूसरे के ऊपर निर्भर करेंगे। अब जैसे कुकुरमुत्ता कहाँ पर जमता है, कहीं पर क्या होता है डेड ऑर्गन्स हैं, डेड पार्ट रखे हुए हैं, कहीं गोबर है, कहीं कुछ है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि कुकुरमुत्ता जम गया, तो वो हो गया हेट्रोट्रॉपिक। एंड यूकैरियोटिक इज देयर इज अ न्यूक्लियस प्लस दे हैव सेल ऑर्गेनेल्स। मोस्टली दे आर हेट्रोट्रॉपिक एंड सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक के बारे में अभी हमने बताया कि हेट्रोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, सेप्रोफाइटिक भी होते हैं। सब फंगल स्पेसीज, देखिए कुछ फंगल स्पेसीज ऐसे होते हैं जो कि एल्गी के साथ रहते हैं। ये देखिए एल्गी, एल्गी प्लस फंगल स्पेसीज, फंगस हो गया प्लस एल्गी हो गया। यदि ये दोनों मिलके रहेंगे तो इस तरीके का रिलेशनशिप जिसमें एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं ये दोनों और एक दूसरे को इससे फायदा हो रहा है, तो उस रिलेशनशिप को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। उसका एक सबसे मस्त एग्जांपल है, सबसे फेमस एग्जांपल है लाइकन्स। लाइकन्स कोई एक सेपरेट जीव नहीं होते, दे आर द कम्प्लेक्स लाइफ। एंड इसमें होता क्या है, फंगस एंड एल्गी दोनों मिलकर लाइकन्स को बनाते हैं, ऑल्दो दे आर द सेपरेट ऑर्गेनिम्स। ओके, इसमें जो सेल वॉल होता है फंगस में वो चिटिन का बना हुआ होता है। फॉर एग्जांपल मशरूम, मशरूम इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल है जो कि हम लोग बचपन से देखते आए हैं। इसमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, फिजन हो सकता है या फिर बडिंग से हो सकता है। ओके, नाउ प्लांट के बारे में हम लोग को आगे देखना है, इसलिए हम इसको बस इंट्रोडक्शन देख ले रहे हैं। प्लांट किंगडम में दिस किंगडम इंक्लूड्स ऑल द प्लांट्स एक्सेप्ट एल्गी, डाइटम्स एंड फंगी, साथ ही साथ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, इसमें ये सब चीज़ें इंक्लूड नहीं होती। एंड एनिमल के बारे में भी वही है कि ऑलमोस्ट इसमें सारे एनिमल आ जाते हैं एक्सेप्ट प्रोटोजोवन। ओके, आज के लिए बस इतना है। थैंक यू वेरी मच।